नमस्कार, मैं हूँ पूजा। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है कहानी के सफर में। बहुत दिन हो गए हैं इस चैनल में कोई वीडियो नहीं आ रहा है। इसके कारण है तबीयत और हालात, लेकिन अब सब ठीक है। तो आज मैं हाजिर हूँ दस्तावेज की 13वीं पार्ट लेकर। तो चलिए देर किस बात की, शुरू करते हैं आज की दस्तावेज की एपिसोड। दस्तावेज, कला जो जिंदगी बनना चाहती है। 26 सितंबर 1967। अमृता जी लिखते हैं, मेरी इमरोज, आज मेरे हाथ से मेरी कलम छूट गई। शायद आज वो मेरे 140 लाख पंजाबियों के घर घर जाकर उन्हें कुछ पूछने और बताने चली गई है। आज मैं रोमानिया की उस लाइब्रेरी में बैठी थी जिसका नाम है BPT। ये बिप्लोपिका पैंथ्रू तोताश का संक्षेप है और इसका अर्थ है हर मनुष्य लाइब्रेरी। इस लाइब्रेरी में प्रकाशक हर सप्ताह एक किताब छपते हैं। हर किताब के 400 से 500 सफ़े होते हैं और हर किताब का पहला संस्करण 75,000 का होता है और हर किताब के कई संस्करण छपते हैं, किसी किसी के 20 संस्करण भी। ये हर सप्ताह छपने वाली किताब कभी किसी रोमानियन लेखक की लिखी हुई होती है और कभी किसी परदेसी किताब का तर्जुमा, पर ये पूरे प्रकाशन का एक हिस्सा है, देसी और परदेसी साहित्यों को छपने वाला। अगर इसके साथ केवल देसी साहित्यों के प्रकाशन को भी मिला लिया जाए तो हिसाब बनता है हर 1.5 दिन बाद एक किताब का प्रकाशन। 1931 की बात है। मुल्क में बहुत बड़े एक शायर की किताब छपी थी जिसकी गिनती की सिर्फ 500 कॉपियां थी। 14 साल बीत जाने के बाद किसी को उस किताब की जरूरत पड़ी। उसने खरीदी तो पता चला कि अभी तक वे 500 कॉपियां भी पूरी नहीं बिकी थी। पर 1963 चढ़ा तो कैसे लोगों को उस किताब की प्यास लगी। उसी साल उस किताब का दूसरा संस्करण छपा, 6,000, और छपने के 24 घंटे के बाद उस किताब की एक कॉपी भी मिल सकनी मुश्किल हो गई और फिर उसी किताब का एक और संस्करण छपा गया, 20,000, और अब उसी किताब का एक नया संस्करण छपा है, 80,000। ये सब कुछ मेरे सपनों से बाहर नहीं पर समझ से बाहर है। पता नहीं ऐसे सपने समझ से बाहर क्यों होते हैं। 1934 में ये सपना हमारी भी समझ से बाहर था। ये लोग कहते हैं और बताते हैं। अब हर रोमानियन पहली तारीख को तनख्वाह लेकर सबसे पहले किताबों की दुकान पर जाता है। इस साल किताबों की गिनती लोगों की मांग पर पूरी नहीं उतरी, इसलिए अगले साल से हम सप्ताहों में एक किताब छपने की जगह 2 किताबें छप रहे हैं। महंगी किताबें भी छपती है, 80 या 100 लई तक की कीमत की। पर इस हर सप्ताह छपने वाली किताब की कीमत सिर्फ 5 लई होती है। सपने समझ की सीमा में किस तरह आते हैं। शायद यही बात अपने लोगों से पूछने और बताने के लिए आज मेरी कलम मेरे हाथ से छूट गई है और मुझे यहाँ रोमानिया में बैठी को लग रहा है कि वो इस समय हैरान और परेशान पंजाब की गलियों में भटक रही है। तुम्हारी अमृता। 27 सितंबर 1967। अमृता जी लिखते हैं, या अल्लाह, गौरों से आगे भी कुछ है।
कहते हैं एक बार ब्राह्मण भोज की पूरियों और खीरों से लदी थालियों को देखकर एक गैर हिंदू का मन ललचा गया और उसने उस भोज में शामिल होना चाहा। एक दोस्त ने सलाह दी कि वो धोती कुर्ता पहनकर चुपचाप लोगों की पंक्ति में बैठ जाए। अगर किसी ने सवाल किया कि वो कौन है तो वो कह दे कि वो हिंदू है। अगला सवाल ये भी हो सकता था कि वो कौन हिंदू है। सो उसने वो जवाब भी याद कर लिया कि वो गौर हिंदू है। पर जब वो पंक्ति में बैठ गया तो उसके बैठने के अंदाज से किसी को शक हो गया। सवाल किया गया, भाई तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, मैं हिंदू हूं। फिर अगला सवाल हुआ, कौन हिंदू? उसने रटा हुआ जवाब दे दिया, गौर हिंदू। जवाब तसल्ली बख्श नहीं लगा, इसलिए सवाल किया गया, कौन गौर? अब वो घबरा गया और उसके मुंह से सहज स्वभाव से निकल गया, या अल्लाह, गौरों से आगे भी कुछ है? मेरे इमरोज, कल रोमानिया के प्रकाशन हाउस में जाकर हर 1.5 दिन बाद एक किताब के प्रकाशन का जो हिसाब देखा था, आज पता चला कि वो सिर्फ एक प्रकाशन हाउस का हिसाब है। आज यूनिवर्सल लिटरेचर के पब्लिशिंग हाउस में जाकर देखा है, 200 लाख की आबादी के इस छोटे से देश में हर साल 8,000 नई किताबें छपती है, जिसकी गिनती 800 लाख कॉपियां होती है। प्रति मनुष्य 4 किताबें। ये सारा प्रकाशन कई सिल्लेखों में बटा हुआ है। पोएजी, पोइट्री, समकालीन असमकालीन कला शिक्ष, आज की कथा कहानी, साहित्यों की तवारीख, नाट्य कला, रिसर्च, समालोचना आदि। दुनिया भर के साहित्यों का इन्होंने अपनी जबान में तर्जुमा किया है। कोई 30 किताबें अमेरिकन साहित्य से, 30 लैटिन अमेरिका के साहित्यों से, 30 सोवियत साहित्य से, 30 फ्रांसीसी साहित्य से, 25 अंग्रेजी साहित्य से, 15 जर्मन साहित्य से, 15 इतालवी साहित्य से। भारतीय साहित्य से महाभारत, रामायण और उपनिषदों के कुछ हिस्सों के अलावा इन्होंने कालिदास और टैगोर की कई रचनाएं प्रकाशित की है। आज के साहित्य से ये प्रेमचंद, आर के नारायण, यशपाल, रेणु, शिवशंकर पिल्ले, राजा राव और राजेंद्र यादव की कुछ किताबें प्रकाशित कर चुके हैं, कुछ कर रहे हैं। शेक्सपियर के बारे में हर मुल्क के विचार, अमेरिका में मनुष्यवाद, लैटिन साहित्य की तवारीख, उत्तरी अमेरिकन साहित्यों की तवारीख, आज के साहित्यों की तवारीख आदि मुश्किल और महंगी किताबें भी 10-12 हजार की गिनती में छपती है। या अल्लाह, आज इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा, सिर्फ चमड़े की और सिल्क की जिल्दों में बधी हुई इन किताबों को अपने हाथ से बार बार छू रही हूँ, जैसे एक सपने को छूकर देखने का यत्न कर रही हूँ। तुम्हारी अमृता। 12 अक्टूबर 1967। अमृता जी लिखते हैं, जर्मनी का टिकट आज दोपहर तक भी इंडियन एम्बेसी में नहीं पहुंचा था। जर्मन एम्बेसी ने बताया कि टिकट वहां से भेजा जा चुका है। उन्होंने केबल देकर टिकट का नंबर भी मालूम कर लिया, लेकिन टिकट कहीं से भी नहीं मिल रहा था। अंत में एक बूढ़े रोमानियन ने बताया कि हवाई जहाज के दफ्तर से मालूम करे, वो टिकट रख लेते हैं, पहुंचाते नहीं।
आज सारे दिन खटने के बाद पता चला कि टिकट हवाई जहाज के दफ्तर में पड़ा है। यहाँ लोग बताते हैं हमें अगर 60 दिन में भी अपने दफ्तरों से खत का जवाब मिल जाए तो हम अपने आप को खुशनसीब समझते हैं। ये भी सोशलिज्म है। तुम्हारी अमृता। 9 अक्टूबर 1967 इमरोज जी लिखते हैं, माजा। चारों ओर दुनिया एक ऐसी भीड़ की तरह दिखाई दे रही है जो सच को जीते जी ही किसी गंगा में बहा आई हो या कहीं दफन कराई हो, और अब इस सच की समाधि को, इस सच के मकबरे को सब पूछ रहे हो, सिजदा कर रहे हो। नजर नजर में, बात बात में, रिश्ते रिश्ते में, एक एक मनुष्य में इस समाधि का, इस मकबरे का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। कितनी अजीब बात है। इन्हें लाश स्वीकार है लेकिन जिंदगी नहीं। कभी समय था हम कोई रिश्ता बनाते समय, कोई काम करते समय, कोई व्यापार शुरू करते समय और कुछ भी करने लगते तो बिस्मिल्लाह कहा करते थे। लेकिन अब कॉम्प्रोमाइज सुन रहे हैं, कह रहे हैं, जानते हुए भी कि कॉम्प्रोमाइज कमजोरी और डर की पैदावार है। जिंदगी एक ऐसा फूल बनती जा रही है जिस पर समय की धूल पड़ रही हो लेकिन नजर की शबनम नहीं। जीती। 21 अक्टूबर 1967 इमरोज जी लिखते हैं, मैं अकेला बैठा तुम्हें सोच रहा हूँ। तुम वेस्ट जर्मनी पहुंच रही होगी। मेरे ख्यालों के हिसाब सुनो। वेस्ट जर्मनी जमा 10 दिन जमा अमृता बराबर है एक हसीन सफर। भोपी आज साड़ी पहनकर ऐसे फिर रही है घर में जैसे किसी छोटी सी चिड़िया के अचानक पंख लग गए हो और उससे पंख मिलने के कारण टिका ना जा रहा हो। वो अपने बॉयफ्रेंड का इंतजार कर रही है। कभी पानी पीती है, कभी बरामदे से बाहर देखती है, कभी कमरे में जाकर शीशे में जैसे अपना आप घड़ी घड़ी देखना पड़ रहा हो, पंखों समेत। आज का हिसाब है जवानी जमा, पंख जमा, सपने जमा, इंतजार बराबर है एक मैडनेस। खतों के जरिए बातें करने की ये लड़ी आज अंतिम है। जब तुम्हें ये खत मिलेगा तुम वापसी की तैयारियां कर रही होगी घर आने की। मैं मोमबत्तियां रखकर दिवाली का इंतजार करूंगा, अपनी दिवाली का, जो लोगों की पहली तारीख की दिवाली के 3 दिन बाद आएगी। तुम्हारे आने के साथ ही ये मोमबत्तियां जल उठेगी, ये घर जगमग कर उठेगा, मैं जाग उठूंगा, मेरा अस्तित्व जगमगाएगा। जीती। 26 अक्टूबर 1967 अमृता जी लिखते हैं, प्यारी इमरोज, एक परेशानी सी हुई। 21 अक्टूबर को यूगोस्लाविया के एक शहर कारागुएवाज में जर्मन फौजों ने 7,000 कत्ल किए थे। मैं अगस्त का महीना यूगोस्लाविया में गुजर आई थी, पर कारागुएवाज के लोगों ने 21 अक्टूबर को मुझे फिर आने का बुलावा दिया था। 300 मरे बच्चे की याद में यूगोस्लाव शायरा डिसाका मैक्सिमोटिच ने जो नज़म लिखी थी उसका पंजाबी तर्जुमा वे उस दिन मेरे से सुनना चाहते थे। देश देश घूमते 2.5 महीने हो गए हैं, इसलिए इस बुलावे की किसी और साल पर टालकर मैं यूगोस्लाविया जाने की जगह जर्मनी आ गई हूँ। और अजीब इत्तेफाक है कि जर्मनी पहुँचने की तारीख वही थी, 21 अक्टूबर।
पूर्वी यूरोप के कई देश देखे हैं, पर पश्चिमी यूरोप में आने का ये पहला मौका है, इसलिए आना चाहती थी। पर एक अजीब बेचैनी थी। इस तारीख में वहाँ नहीं गई जहाँ 300 बच्चे मारे गए थे, वहाँ आई हूँ जहाँ की फौजों ने उन बच्चों को मारा था। उसी तारीख फ्रैंकफर्ट में एक लेखक हाइनरिश बाउल को जर्मनी का गेवेरोक बाउशनर अवार्ड मिला था और उस समागम में शामिल होने का मुझे बुलावा था। शामिल हुई, पर मन का रो मेरे साथ चलने से और मेरे साथ बैठने से इनकारी था। और फिर हाइनरिश बाउल की जवाबी तकरीर ने मेरी मदद की। यहाँ आप लोग मुझे इंसानी जज्बात की पैरवी करने के लिए सम्मानित कर रहे हैं, पर ये सम्मान लेते हुए मुझे खुशी नहीं। यहाँ से कुछ दूर वियतनाम पर बम गिर रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकता। राजनीति की दुनिया और होती है और इंसानियत की दुनिया और। सोच सकती थी, फिर भी सबसे पहले जिस जर्मन लेखक को मिली सवाल किया। उस समय हिटलर के दिनों में लेखकों का क्या हाल हुआ होगा। 3 बातें सामने थी, मौत, जलावतनी और खामोशी। चौथी चीज कोई सामने नहीं थी। जर्मन नॉवेलिस्ट डॉरर गेजर मुस्कुराया और कहने लगा, सिर्फ तब नहीं, उससे 10 साल बाद तक भी 3 हालतें थी। एक हालत बिल्कुल बेजान होने की थी, एक बची हिम्मत को फिर से हड्डियों में डालकर जीने की कोशिश की और सारी दुनिया से टूट गई तार को फिर जोड़ने का यत्न में इस सोच की कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्यों हुआ। कार्ल मार्क्स यही पैदा हुआ था। मुझे तवारीखी इमारतें और नक्शे दिखाते हुए बेरेंट दावी ने कहा, और कहा उससे भी पहले उसकी थ्योरी को गेवेरोक बाउशनर ने लोगों तक पहुंचाया था। वो 23 साल का मर गया था। अगर कहीं वो जीता रहता और फ्रैंकफर्ट में गेटे का घर और स्टुटगर्ट में शिलर का घर देखते हुए सोच रही थी, इस धरती ने इतने फिलोसोफर पैदा किए, पर और मेरी दुभाषिया मिसेज मुलर ने मुस्कुरा कर कहा, हिटलर ऑस्ट्रियन था, जर्मन नहीं था। और फ्रैंकफर्ट में दावी के कहे हुए लफ्ज कानों में बिलख पड़े, पर उस समय को माफ नहीं किया जा सकता। उसे लोग भी भुगते हैं और साहित्यिक भी। हमारे फिलोसोफर एड्रोनो का कहना है, जिस जबान के लोगों ने दुनिया में इतना कत्ल बरसाया है, उस जबान में अब कोई नज़म या कहानी नहीं लिखी जा सकती। अब मैं परेशान नहीं, एक अजीब सा चैन है। इसलिए कह सकती हूँ, जिस भाषा में ये सोच आ सकता है, ये चेतनता आ सकती है, उस भाषा में कुछ भी रचा जा सकता है। अमृता। इस पत्र के साथ एक नोट है, वो पढ़ती हूँ। कल ब्रेख्त का नाटक देखा था। आज शाम की गाड़ी से म्यूनिक जाना है। तेहरान का बुलावा मिला है, पर अभी तक वीजा नहीं मिला। रोम से तेहरान के लिए प्लेन का कनेक्शन भी नहीं मिल रहा। अगर तेहरान ना गई तो बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगी। 28 अक्टूबर 1967। अमृता जी लिखते हैं, मेरे इमरोज, इस वक्त रात के 11 बजे हैं। कल ठीक इसी वक्त तेहरान पहुंचूंगी। यहाँ म्यूनिक से वापस फ्रैंकफर्ट, फिर वहां से तेहरान की सीधी फ्लाइट मिल जाएगी। ये म्यूनिक जर्मनी से दक्षिण में वेवोरिया प्रांत का सबसे बड़ा सामयिक केंद्र है। हिटलर का ट्रायल इसी शहर में हुआ था।
यहाँ के लोग हिटलर का नाम नहीं लेते। उसकी बात करनी हो तो मिस्टर एच कहकर काम चला लेते हैं। ये दक्षिण के लोग उत्तर के लोगों से बहुत अलग स्वभाव के हैं। इनका स्वभाव सजीव, सादा और मिलनसार है। अपने उत्तरी हिस्सों के लोगों को ये अपने साथ मिला नहीं सकते। मेरी आज की शाम जर्मन लोकगीति में भीगी हुई थी, 7 बजे से लेकर पौने 11 बजे तक। कोनियक में भीगे हुए फल लाती रही और गीतों में भीगी हुई शाम को देखती रही। इन गीतों में एक गीत था, आज बेवोरिया में परदेसी आए हैं, अमेरिका से आए हैं, फ्रांस से आए हैं, बर्लिन से आए हैं। सो बर्लिन से आए लोग भी इन लोगों के लिए अमेरिका या फ्रांस से आए लोगों की तरह परदेसी होते हैं। जिस रेस्तरां में वो गीत सुन रही थी वो ग्रामीण वातावरण का खास रेस्तरां है। यहाँ गाय के गले में बंधी घंटियों का संगीत सुनाया जाता है और कौमी लिबास पहने लड़कियों का नाच दिखाते हुए बीच बीच में अजीब मजाक खेले जाते हैं। लोग लकड़ी की सुराहियों से बियर पीते रहते हैं, सफेद सॉसेजेस और कोनियक में भीगे फल खाते, बराबर तालियों से, सीटियों से, लोकगीतों की कुछ पंक्तियों के दोहराव से एक्टरों के साथ देते रहते हैं। किसी वक्त बैरे कागज की मूछें भी हर एक को दे जाते हैं। लोग ये मूछें नाक से जुड़ा लेते हैं और एक्टरों में शामिल हो जाते हैं। आरंभ बहुत गंभीर था, सादा लोक गीतों से। शहर की दीवार के बाहर एक पेड़ है। इस पेड़ के नीचे मैंने बहुत से गीत गढ़े थे और इस पेड़ के नीचे मैंने बहुत से ख्वाब देखे हैं। बर्फ से भीगी हवा बह रही है, मेरे सिर का पल्लू उड़ गया है। कहीं चैन नहीं, पर लोग कहते हैं बहुत दूर कहीं एक पेड़ है, वहाँ चैन मिलता है। मैं सोचता हूँ जो भी अपहुज है वो ही खूबसूरत है। फिर ये गीत हल्के से होते गए। दोनों लड़कियां बहुत खूबसूरत है, पर एक बहुत ही हसीन है। खैर, मैं दूसरी से ब्याह करूंगा कि उसके घर में 5 गायें ज्यादा है। और फिर लोग जिंदगी की मजाक खेलने लगे। कुछ भी हो, लोकराजी देशों में लिखने और बोलने की जो स्वतंत्रता होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। ये मजाक कुछ इस तरह थे, हमारे ट्रामों के किराए बढ़ गए हैं पर कोई फिक्र नहीं। हमारा मेयर कभी कभी अपनी कार को छोड़कर इश्तिहारबाजी की खातिर ट्रामों में जाता है। पिछली बार उसने टिकट नहीं ली। मैं भी मेयर की तरह ट्राम की टिकट नहीं लूंगा। इस बार हमारा चांसलर चुनाव में जीत नहीं सका, पर कोई बात नहीं, अब वो अमेरिका जाएगा और जॉनसन का बेड़ा बन जाएगा। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर आजकल क्या कर रहा है? वो बहुत मशरूफ है। शाह ईरान को और उधार देने के लिए वो पैसे जमा कर रहा है। अगर रूसी और अमेरिकी लोग कभी स्पेस में मिले तो वहाँ कोई दुभाषिया नहीं होगा। वे बातें कैसे करेंगे? बड़ी सादा सी बात है, वे दोनों जर्मन जबान बोलेंगे। मैं मनचाहे गीत गाता हूँ और नित नए गीत घड़ता हूँ। मैं अपने मुल्क के प्रधानमंत्री की तरह गुलाम नहीं। वो अपनी तकरीर का हर्फ पहले कागज पर लिखता है और फिर कागज को देख देख कर बोलता है। वो एक पंक्ति भी बढ़ा नहीं सकता, पर मैं अपने गीतों में नित नई पंक्तियां बढ़ाता हूँ। कल दोपहर एक कंस्ट्रक्शन कैंप देखा।
शहर से कोई 20 किलोमीटर दूर। कभी ये भयानकता यही हुई थी। इस दहाव कैंप में 1845 के अप्रैल की 10 तारीख 32,335 यहूदी। ये सिर्फ एक कैंप की बात है। इस जैसे कितने कैंप कितनी जगह पर सिर्फ मुझे नहीं, आज जर्मन लोगों को भी समझ में नहीं आता कि ये सब कुछ कैसे हुआ था, क्यों हुआ था। कुछ और लोग भी वहाँ गए हुए थे। कुछ जर्मन लड़कियों की आंखें मैंने आंसुओं में भीगी देखी। एक जर्मन लड़की ने मेरा हाथ पकड़ लिया था और पूछा, आपका क्या ख्याल है, हमारे लोगों ने ये जो कुछ किया था, कभी हमें इसका फल भुगतना होगा? आज वही देश है, पर ख्यालों की बिल्कुल नए कोण पर खड़ा। शहर में जगह जगह बहुत बड़े पोस्टर लगे हुए हैं, जो कभी कोई जनसन की वियतनाम में बढ़ती जा रही नीति का समर्थक है, वो कातिलों में शामिल है। वो जाति इंसानी ताकत को जो कभी हर जगह और हर समय जिंदगी के निर्माण के लिए बढ़ता जा सके। ये एक तवारीखी सवाल है। किसी देश की फिलोसफी ने जिंदगी से वंचित रहकर इसका जवाब पाना चाहा है, और किसी देश की फिलोसफी ने जिंदगी की हर सतह को खोलकर। पर अभी फिलोसफिया भी भटक रही है, और कल में भी। इस तलाश में कभी पश्चिम पूर्व की ओर भागता है, कभी पूर्व पश्चिम की ओर। ये हर देश का सवाल है, पर जहां जितनी अधिक चेतनता है, ये उसकी सामर्थ्य के मुताबिक है। जर्मनी के बारे में एक बात जरूर कह सकती हूँ कि आम साधारण लोगों में भी ये चेतनता बहुत तीखी है। मेरी गाइड लड़की भी बड़ी खूबसूरत और सोचवान है। उसने जवाब मेरे पास खड़े होकर आज बड़ी गहरी आंखें से वियतनाम के जख्मों में भीगे पोस्टर को देखा, और उसकी आंखें एक गहरी हमदर्दी से भीग गई। तो मुझे लगा पोस्टर का हर एक हरफ और हो गया है। तुम्हारी अमृता। खत्म हुई आज की एपिसोड। आज के एपिसोड की जो पत्र है वो सिर्फ प्रेम पत्र नहीं है। बहुत सारे देशों की हालात इस पत्र के जरिए हम लोग जान पाए हैं। आज की एपिसोड अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर और खोज को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोगों से मुलाकात होगी और एक नई एपिसोड में। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार बांटिए और कहानी जरूर सुनिए। नमस्कार।